Hello friends, welcome to Tejas IAS. I hope you guys are preparing extremely well. क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि आज तेजस आईएएस की तरफ से एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो आपको इस वीडियो लेक्चर के एंड होने पे पता चलेगा. सो स्टे ट्यून्ड विद अस. ये अनाउंसमेंट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है. सो आज है अल्फाबेटिक सीरीज की पार्ट 3 यानी रेपिटेटिव सीरीज. ये जो क्लास है आज अल्फाबेटिक सीरीज की लास्ट क्लास होगी. इसके पहले हमने अल्फाबेटिक सीरीज पे 2 और वीडियो लिए हैं और एक और हमने नंबर सीरीज के ऊपर क्लास लिया था. तो अगर आपने वो तीनों वीडियोस नहीं देखे हैं या आप इस चैनल पे न्यू हैं तो पहले कमेंट सेक्शन पे जाइए, वहां पे लिंक दिए हुए हैं प्रीवियस लेक्चर्स के, आप उन्हें कंप्लीट कीजिए, देन यहां से स्टार्ट कीजिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर टुडेज लेक्चर रेपिटेटिव सीरीज. रेपिटेटिव सीरीज क्या होती है ना, ऐसी अल्फाबेटिक सीरीज जिसमें जो टर्म्स होते हैं उसमें एक लॉजिक तो लगा रहता है, एक दूसरे के बाद एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल से ही वो आते, तभी वो जाके अल्फाबेटिक सीरीज बनते हैं. तो रेपिटेटिव सीरीज भी एक अल्फाबेटिक सीरीज ही है, बट इसमें डिफरेंस यही होता है कि अल्फाबेटिक सीरीज में जो टर्म्स है वो नए नए टर्म्स आते जाते हैं. ठीक है. और रेपिटेटिव सीरीज में टर्म्स जो है वो रिपीट होते जाएंगे. एग्जाम्पल के साथ मैं समझाता हूं आपको. जैसे ये हो गया ABDE GH. तो नेक्स्ट टर्म विल बी, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने C को स्किप किया, यहाँ पे आपने F को स्किप किया और यहाँ पे आप I को स्किप करोगे तो ये हो जाएगा JNK. सो ABDEGH एंड JK. सो ये क्या हो गया, अल्फाबेटिक सीरीज हो गया. इसमें देखो हर बार नया टर्म आ रहा है आपको सीरीज में, सब रूल को फॉलो कर रहे हैं बट नया टर्म आ रहे हैं. बट रेपिटेटिव सीरीज में क्या होती है, जो न्यू टर्म्स है उनका आना बंद हो जाता है. लाइक A डैश C डैश B डैश. सो अगर आप इसको आंसर, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको आंसर कुछ ऐसा रहेगा. यहाँ पे C आ जाएगा, यहाँ B आ जाएगा, यहाँ A B, यहाँ पे A आ जाएगा और यहाँ पे C आ जाएगा. तो आप इसको देखो, ये क्या हो गया, ABC, ये भी हो गया ABC, ये भी हो गया ABC, ये भी हो गया ABC. मतलब जो सीरीज है वो एक रूल तो फॉलो कर रही है बट जो टर्म्स है वो भी रिपीट हो रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेपिटेटिव सीरीज. सो आई गेस आपको रेपिटेटिव सीरीज और अल्फाबेटिक सीरीज में डिफरेंस समझ में आ गया होगा. सो रेपिटेटिव सीरीज को सॉल्व करने के हमारे पास 3 तरीके हैं. पहले होते हैं पेयर फॉर्मेशन, दूसरा होता है क्लस्टर मेथड और तीसरा होता है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड. ऑप्शन एलिमिनेशन समझ गए होंगे आप कि डायरेक्टली आप ऑप्शन को चेक करो, जो नहीं होगा आप उसको एलिमिनेट कर दोगे. बट ये पेयर फॉर्मेशन एंड क्लस्टर मेथड क्या होता है, इसको हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन. x dash y zxx dash dash xxy dash xx dash zxx dash z. सो पेयर फॉर्मेशन में आप क्या करोगे ना. अच्छा, पेयर फॉर्मेशन को समझाने के पहले मैं उन स्टूडेंट्स को एक चीज समझा दूं जिनके लिए ये एकदम ही पहली बार ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखे हैं. तो जनरली होता है कि बच्चे ये ऑप्शंस देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आंसर किस तरह से लिखा हुआ है. सो देखो बच्चों, ऐसा होता है कि जो फर्स्ट ब्लैंक है वो ये फर्स्ट लेटर डिनोट करता है, ये जो सेकंड ब्लैंक का आंसर होगा वो ये सेकंड वाला होगा, ये थर्ड का ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ का ये फोर्थ हो जाएगा, ये फाइव का ये फाइव हो जाएगा, ये सिक्स का ये सिक्स हो जाएगा. मतलब जिस ऑर्डर में आपका फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है उसका जो भी आंसर होगा आप उसको एक साथ यहाँ पे दिया रहेगा. ठीक है. तो इसका ये मतलब नहीं कि आप इसको यहाँ पे फिट करो, यहाँ पे ये फिट करो, इसको सब अलग अलग है, बस वो ऑर्डर इसी तरह से दिया रहेगा. ठीक है. सो चलो, ये उनके लिए था जिनके लिए ये सीरीज बिल्कुल ही नहीं है एंड इन्होंने कभी इस तरह के क्वेश्चंस को डील नहीं किया. ठीक है. सो पेयर फॉर्मेशन में क्या करना है ना, आपको सबसे पहले जितने भी टर्म्स दिए हुए हैं इंक्लूडिंग द फिल इन द ब्लैंक उनको आप काउंट करो कि कितने दिए हुए हैं. जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20. तो अब इसको आपने काउंट किया तो काउंट करने पे आपको कितना मिला, ये मिला आपको 20. अब ये 20 को क्या करो ना, आप इसके फैक्टर्स में डिवाइड कर दो. तो फैक्टर्स क्या क्या डिवाइड हो जाओगे, 2 इंटू 10 कर दो, या फिर 4 इंटू 5 कर दोगे, या 5 इंटू 4 कर दोगे, या फिर 10 इंटू 2 कर दोगे. बट मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आप जो भी ये एक्सट्रीम वाले होते हैं ना फैक्टर्स, इनको आप रिमूव कर दो. क्वेश्चन में अगर कभी भी आपको इस तरह से नहीं क्वेश्चन देगा, अच्छा आप ये कर क्या रहे हो, फैक्टर्स डिवाइड कर रहे हो, मतलब आप ये पेयर कर रहे हो. इसका 2 इंटू 10 का मतलब क्या हुआ कि 2 लेटर्स के आपने 10 पेयर बना दिए. ठीक है. 4 लेटर के आपने 5 पेयर बना दिए, 5 लेटर्स के आपने 4 पेयर बना दिए, 4 पेयर बना दिए.
10 लेटर्स के आपने 2 पेयर्स बना दिए। सो जनरली जो क्वेश्चन मेकर है ना, ये से 2 लेटर के 10 पेयर या फिर 10 लेटर के 2 पेयर को अवॉइड करेगा। तो अब क्या करना, हमेशा आप ये जो मिडिल के जो 2 पेयर होते हैं आप इसका यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करना। सो अभी हम इसको रिमूव कर देते हैं, ये हमारा क्वेश्चन में जरूरत नहीं है। सो 2 लेटर्स के या तो 4 इंटू 5 का यूज करो या फिर आप 5 इंटू 4 का यूज करो। अब इन दोनों में कौन सा होगा आप इसको चेक करोगे। कैसे चेक करोगे, मान लो आपने 4 इंटू 5 का पेयर बनाया, ठीक है, 4 लेटर्स के 5 पेयर बनाए, तो पहला लेटर हो गया 1 2 3 4, यहाँ पे आपका फोर्थ लेटर आया Z, फिर 1 2 3 4, यहाँ पे आपको अनसर्टेन 1 2 3 4, अगेन अनसर्टेन 1 2 3 4, अगेन Z 1 2 3 4, यहाँ भी Z। तो देखो यहाँ पे Z है, यहाँ पे Z है, यहाँ पे Z है, ठीक है, और ये बाकी ये जो फोर्थ जो 2 जगह है वहां पे आपको अनसर्टेन। तो जब भी क्वेश्चन में आपको जो पेयर का लास्ट टर्म है वो सेम मिलता है या फिर अनसर्टेन रहता है, मतलब आपका वो जो लॉजिक है वो सही है। और वही अगर आपको 2 अलग अलग टर्म मिल जाएंगे तो आप समझने कि वो लॉजिक गलत है, क्योंकि वो रिपीटेटिव सीरीज में फिर बैठेगा ही नहीं। रिपीटेटिव सीरीज क्या होती है, ऐसी सीरीज जिसमें टर्म्स जो है वो रिपीट करेंगे, तो वो बैठेगा ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें 4 इंटू 5 तो बैठ गया, तो फिर डेफिनेटली 5 इंटू 4 नहीं बैठने वाला। कैसे नहीं बैठने वाला हम लोग देख, मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5, 5 इंटू 4 मतलब 5 लेटर्स के 4 पेयर। सो 5 फिफ्थ लेटर क्या हो गया आपका, x हो गया। देन 1 2 3 4 5, अगेन फिफ्थ लेटर क्या हो गया, x हो गया, ठीक है, सेम चल रहा। 1 2 3 4 5, ओके अनसर्टेन, ठीक है, अभी भी 1 2 3 4 5, 5 कौन सा लेटर आया, z आया, तो एक जगह x और एक जगह z आ गया, मतलब 2 अलग अलग टर्म्स आ गए, तो ये चीज इसमें फिट नहीं बैठेगा, मतलब 5 इंटू 4 तो आपका इसमें नहीं लगने वाला। सो इसलिए जो हमने सोचा है कि 4 इंटू 5 होगा वो बिल्कुल सही है। सो आप क्या करोगे, x डैश y z, देन 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, इस तरह से आपने किया। अब देखो जिसमें भी ज्यादा टर्म्स रहेगा आप उसका यूज करना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x x y, तो जहां पे x x दिया उसके बाद मतलब नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, y, क्यों, क्योंकि रिपीटेटिव सीरीज है, नया टर्म नहीं आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा y। अब x x y हो गया। अब देखो यहाँ पे y के बाद क्या टर्म दिया हुआ है, z दिया हुआ है, तो यहाँ पे y के बाद हो जाएगा z, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्स एक्स वाई जेड। सिमिलरली यहाँ x और y के बीच में क्या टर्म दिया है, x दिया है, तो यहाँ पे आप x लिख दो, एक्स एक्स वाई जेड। देन यहाँ पे x x y, y के बाद क्या टर्म दिया हुआ है, z दिया है, तो यहाँ पे हो गया z। देन x x y z, x और z के बीच में क्या दिया हुआ है, y दिया है, तो यहाँ पे x x y z। देन यहाँ पे सिमिलरली x और z के बीच में क्या आ जाएगा, y z, ठीक है, तो आपका क्या हो गया, एक्स एक्स वाई जेड एक्स एक्स वाई जेड एक्स एक्स वाई जेड एक्स एक्स वाई जेड एक्स एक्स वाई जेड। तो आपका आंसर क्या होगा, एक्स वाई जेड जेड वाई वाई, यानी फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग को पेयर फॉर्मेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना है। पेयर फॉर्मेशन को ऐसा नहीं है कि इस तरह के क्वेश्चन में इस तरह का बनेगा, बस ये एक तरीका है कि आपको किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेयर फॉर्मेशन मेथड। काउंट करना है आपको कितना लेटर्स है इंक्लूडिंग द फिल इन द ब्लैंक, उसके बाद उसको फैक्टर्स में डिवाइड करना है, फिर आप उसको चेक करना कि वो पूरा सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं सारे पेयर में। अगर किसी एक में भी 2 अलग अलग टर्म आपको दिख जा रहे क्लियरली तो आप उसको अवॉइड कैंसिल आउट कर देना, और अगर अनसर्टेन है तो आप समझना कि हाँ ठीक है उसमें हो सकता है ये आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यू डैश पी डैश पी पी क्यू डैश पी क्यू डैश डैश, फिर से इसमें काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, तो इसको आप बनाओगे 3 इंटू 4 या फिर 4 इंटू 3, ठीक है। तो मैं 3 इंटू 4 को चेक करता हूँ, 1 2 3 पी 1 2 3 पी 1 2 3 पी 1 2 3 अनसर्टेन, मतलब ये वाला लॉजिक आपको बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। आप इसको ऐसे डिवाइड कर दो। अब देखो डबल पी, पी के जस्ट लेफ्ट में कौन सा दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, तो पी के जस्ट लेफ्ट में हो जाएगा पी। एंड डबल पी के जस्ट लेफ्ट में क्या दिया हुआ है, क्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू। क्यू और पी के बीच में क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा पी। एंड क्यू और के दोनों राइट साइड में क्या दिया हुआ है, पी डबल पी, तो ये हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा पी क्यू पी 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 क्यू पी पी पी, ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है, सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ओके तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल का है। चलो देखते हैं किस लिए मैंने कहा कि ये डिफरेंट स्टाइल का है। एक्स डैश वाई वाई एक्स एक्स डैश वाई एक्स एक्स डैश वाई एक्स एक्स वाई डैश एक्स एक्स वाई, फिर से वही करते हैं हम लोग, काउंट करते हैं
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, तो आपको आ गया है ऑड नंबर। आप जनरली ट्राई करना कि क्वेश्चन को हमेशा इवन में ही करो, और जनरली क्वेश्चन इवन में ही देगा, सिर्फ एक तो नंबर होते हैं 15 लेटर्स का जब आपको देगा तो ये आपको डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। इसको आप 3 इंटू 5 के पेयर में या फिर 5 इंटू 3 के फॉर्म में सॉल्व करना। ठीक है, बट जब ऐसे 19 17 ऐसे कुछ आते तो आप क्या करना ना, इसको इवन कन्वर्ट कर देना। इवन में आप इसको कन्वर्ट करोगे, कैसे कन्वर्ट करोगे, जैसे ये 19 दिया तो 19 माइनस 1 करोगे तो ये हो जाएगा 18। ये माइनस 1 क्यों किए हम लोग, वो जो लास्ट का जो टर्म होगा उसको हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि ये रिपीटेटिव सीरीज है। रिपीटेटिव सीरीज क्या होती है, जैसे एक सर्कल है, तो सर्कल को आप यहाँ पे, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ पे स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर आके एंड हुआ, फिर वो वापस वो रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं रिपीटेटिव सीरीज। तो अगर आप किसी एक पॉइंट पे आप छोड़ दोगे तो मतलब वहां से वो फिर से वो साइकिल रिपीट होने वाले, वहां से वो टर्म्स वापस रिपीट हो जाएंगे, जो फर्स्ट होगा वही वहां पे लास्ट होगा, तो इसलिए आप वाले टर्म को छोड़ दोगे। तो 18 करोगे, 18 की है तो आप इसको 18 को कैसे लिख सकते हो, 3 इंटू 6 लिख सकते हो, या फिर 6 इंटू 3 लिखोगे। 3 इंटू 6 करेंगे हम लोग, पहले चेक करते हैं। 1 2 3 वाई आ रहा है, 1 2 3 एक्स आ रहा है। देखो यही शुरू में ही आपको पता चल गया कि 3 इंटू 6 इसमें नहीं लगने वाला, क्योंकि दो अलग अलग टर्म आ गए, तो हम लोग इसको छोड़ देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अब देखते हैं 6 इंटू 3, 1 2 3 4 5 6 एक्स आ रहा, 1 2 3 4 5 6 वाई आ रहा। देखो यहाँ भी 6 एक्स हो गया और वाई हो गया, दो अलग अलग टर्म आ गए, मतलब ये भी नहीं। तो देखो यहाँ पे तो 18 पे भी नहीं सॉल्व हुआ, तो जब 18 पे भी आपको नहीं सॉल्व होता है ना, तो आप एक काम करना है, एक बार और इसको इवन ट्राई करना। तो 18 के बाद कौन सा नेक्स्ट इवन आता है, 16 आता है, मतलब आप 19 माइनस 3 करना, तो ये हो जाएगा 16। अब 16 को सॉल्व करने का क्या तरीका है, आप इसको 4 इंटू 4 लेना, जब भी 16 आए आप ट्राई करना उसको 4 इंटू 4 का ही पेयर बनाने, मोस्टली 4 इंटू 4 ही दिया रहता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको आप 4 इंटू 4 करोगे तो 1 1 2 3 4 4 आ गया वाई, 1 2 3 4 आ गया वाई, 1 2 3 4 आ गया वाई, 1 2 3 4 आ गया अनसर्टेन। मतलब या तो वाई है या तो अनसर्टेन है, मतलब हम लोग जो पहले डिसाइड किया था कि वो वैसे ही सॉल्व होगा, या तो वाई या तो पर्टिकुलर सेम टर्म आएगा या फिर अनसर्टेन आएगा, जो कि इसमें फिट हो रहा है। मतलब हमने जो सोचा है कि वो सही है, 4 इंटू 4 के फॉर्म में हम लोग डिवाइड करते हैं, 1 2 3 एंड 4। तो देखो एक ये पेयर हुआ, एक ये पेयर हुआ, एक ये पेयर हुआ, एक ये पेयर हुआ। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, एक्स एक्स वाई, 16 माइनस 3 किया था इसलिए 3 लेटर बच गए। तो वही मैं बोल रहा था कि यहाँ पर जो अगर सीरीज जो है वो कंटिन्यू करते हम लोग, या तो सीरीज को डिसकंटिन्यू करती, बट अगर सीरीज को कंटिन्यू करते तो यहाँ पे फोर्थ टर्म आती, और वो फोर्थ टर्म होती यही सेम वाली टर्म होती, तभी जाके रेपिटेटिव सीरीज मतलब सेम टर्म्स का ही फॉर्मेशन होता। तो बस क्वेश्चन मेकर ने क्या किया है कि उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है वहां तक। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या क्या दिया हुआ है, जैसे डबल एक्स के बाद एक डैश और उसके बाद वाई। सो वाई के जस्ट पहले यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, वाई दिया, तो यहाँ पे आप डालोगे वाई। ठीक है, तो ये हो गया एक्स एक्स वाई वाई। सिमिलरली ये दोनों वाई के जस्ट एक से लेफ्ट क्या दिया हुआ है, एक्स दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स। देन यहाँ पे भी दो एक्स के जस्ट बाजू में क्या दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई। दो एक्स दो वाई, दो एक्स दो वाई। तो आपका आंसर आ गया एक्स वाई 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 वाई, यानी ओके। सो ये वाला तो जो हमने डिसकंटिन्यू कर दिया था, तो ये ऑप्शन में नहीं रहेगा, ये हमारा आंसर में नहीं रहेगा, बस ये एक्स ट्रिपल वाई, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, सो ये था हमारा पेयर फॉर्मेशन मेथड। काउंट करना आप कितना लेटर्स है, उसका नंबर, उसके फिल इन द ब्लैंक्स के साथ उसको इंक्लूड करना, और उसके बाद आप उसमें देखना कि चेक करना कि फैक्टर कौन सा बैठ रहा है। अगर सेम रहेगा और अनसर्टेन रहेगा तो बिल्कुल आप उसको लॉजिक को फॉलो करना, और अगर नहीं बैठ पाएगा या दो अलग अलग टर्म आ जाएंगे तो आप समझना कि वो वाला तो फैक्टर नहीं लगने वाला। ठीक है, सो ये हो गया पेयर फॉर्मेशन के कुछ क्वेश्चन। अब हम लोग कुछ क्लस्टर्ड फॉर्म के क्वेश्चन देख लेते हैं। पेयर फॉर्म और क्लस्टर्ड में क्या डिफरेंस होगा ना, कि जैसे पेयर फॉर्म में ये रेगुलर इंटरवल्स पे आपको ग्रुप बन रहे हैं, जैसे यहाँ पे 4 लेटर का 3 बना, 4 4 4 4 4, ऐसे 4 लेटर का ही पेयर बन रहा है। किसी में भी यूनिफॉर्म नहीं हुआ कि किसी में 2 का पेयर बना, किसी में 3 का बना, 4 का बना। तो जब तक ऐसे एक कंफर्म वाले वैल्यूज पे, मतलब एक रेगुलर वैल्यूज पे आपका पेयरिंग हो सकेगी, तब तक आप पेयर फॉर्मेशन लगाओगे। बट अगर जिसमें इरेगुलर इंटरवल्स पे आपका पेयर बन रहा है, किसी में 2 का इंटरवल पे बन रहा है, किसी में 3 में बन रहा है, 4 में बन रहा है, तो वैसे केस में आप
इसको नहीं इंक्लूड कर पाओगे और वहां पे आप यूज करोगे क्लस्टर मेथड। तो क्या होता है हम देखते हैं। सो क्लस्टर का क्या मतलब होता है ना, क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप ऑफ नंबर्स, यानी हिंदी में अगर आप बोलोगे तो गुच्छा। तो जहां पे नंबर्स का आपको जो प्रेजेंस है वो बहुत ज्यादा दिखेगा, आपको वो वाला क्वेश्चन को समझना है कि वो क्लस्टर मेथड से सॉल्व होगा और उसका यूज करना है। जैसे यहाँ पे आप देखो x डैश z डैश x डैश y z z डैश x x y y y डैश z z। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो है ना, ये क्या है, यही तो है क्लस्टर, ग्रुप ऑफ नंबर्स दिया हुआ। तो आप इसका यूज करके सॉल्व करो। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3y दिया हुआ है, 3y दिया डैश z z दिया, मतलब मैं इसको क्या बना सकता हूँ, 3z बना सकता हूँ, है ना। और यहाँ पे 2x दिया तो इसका मतलब मैं इसको x 3x बना सकता हूँ। सो ये क्या हो गया, ट्रिपल x ट्रिपल y ट्रिपल z। उसके फिर एक और पहले आके यहाँ पे डबल z दिया हुआ है, यहाँ पे y और डैश दिया, तो मतलब मैं y को क्या बना सकता हूँ, डबल y बना सकता हूँ, और x को क्या बना सकता हूँ, डबल x बना सकता हूँ। तो ये हो गया x x y y z z, और यहाँ पे x और z एक सिंगल दिया तो यहाँ पे y बना। तो ये क्या बना, x y z x x y y z z ट्रिपल x ट्रिपल y ट्रिपल z। ठीक है, तो इस तरह का। तो देखो यहाँ पे 3 लेटर का बना, यहाँ 6 लेटर का बना, यहाँ पे 9 लेटर का बना, इरेगुलर पेयर नंबर्स के पेयर बन रहे हैं। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्लस्टर मेथड का यूज करते हैं। तो ये क्या हो गया, y x y x z। तो ये हो गया आपका आंसर, यानी फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लस्टर मेथड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। डैश ए बी डैश सी ए डैश डी डैश बी डी सी ए बी। तो देखो यहाँ भी आपको क्लस्टर अपने आप दिख जाएगा, सब अलग अलग नंबर्स रहेंगे बट एक जगह ऐसे रहेगा, ग्रुप ऑफ बहुत सारे लेटर्स एक जगह आपको इकट्ठा मिल जाएंगे, इसको बोलते हैं, इसी क्लस्टर को एक्चुअल में इकट्ठा करना बोलते हैं। ठीक है, तो गुच्छे में मिल जाएंगे नंबर। तो आप यहाँ पे देखो बी डी सी ए बी, मतलब क्या होगा, आप देखो डी के जस्ट लेफ्ट में आप बी लिख दोगे, तो यहाँ पे डी के जस्ट लेफ्ट में बी लिख दिया, डी के जस्ट राइट में आप सी लिख दोगे, सी लिख दिया, सी के जस्ट बाद में आप ए लिख दोगे, और ए के जस्ट बाद बी होता है तो बी लिख दिया, बी के जस्ट बाद आप डी लिख दोगे तो डी लिख दिया, सी के जस्ट पहले आप डी लिख दोगे, एंड सी के जस्ट पहले आप सी के ए के जस्ट पहले आप सी लिख दोगे, तो यहाँ पे सी हो गया। सो आपको बस यही वाले क्लस्टर से ही यूज करके आपको हर फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है, क्योंकि ये क्या है, रेपिटेटिव सीरीज है, सारे टर्म्स जो है एक दूसरे को रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर हो गया, आंसर हो गया आपका सी डी बी सी ए डी, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। डैश सी डी डैश ए सी डैश बी डैश डैश डी बी ए सी डी डैश। ओके, सो यहाँ पे भी आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे भी आपके पास ग्रुप ऑफ लेटर्स मिल गए, क्लस्टर मिल गया, आप इसका यूज करके बाकी सबको फिल करोगे। देखो ए सी के बाद क्या दिया हुआ है, डी, तो यहाँ पे आ जाएगा डी, डी के बाद बी दिया हुआ तो वो भी सेटिस्फाई कर रहे हो, बी के बाद ए, एंड ए के बाद सी, एंड सी के बाद डी, तो ओके। तो डी के बाद क्या आएगा, डी के बाद आ जाएगा बी, डी के बाद आ जाएगा बी, और सी के पहले आ जाएगा ए। सो आपका आंसर हो गया ए बी डी ए सी बी, यानी ऑप्शन। ठीक है, इस क्लस्टर का ही यूज करके आपको जो बाकी के फिलिंग द ब्लैंक्स है उसको फिल करना है, आपको ये चीज समझना है। क्लस्टर मेथड डेफिनेटली ज्यादा टाइम सेविंग है एज कंपेयर टू पेयर फॉर्मेशन, क्योंकि उसमें आपको चेक करना पड़ता है कि ये वाला पेयर लगेगा कि ये वाला पेयर लगेगा। बट ये जनरली जो क्लस्टर मेथड होते हैं वो इरेगुलर इंटरवल वाले जो पेयरिंग होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। तो अभी कभी क्या होता है ना कि एग्जाम का प्रेशर रहता है, हम लोग एग्जाम देते रहते हैं, 1 घंटे का टाइम रहता है, 1.5 घंटे का टाइम रहता है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है, तो उसमें प्रेशर में आके हम लोग ये सब चीज नहीं हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप ये दोनों को सॉल्व नहीं कर पाओगे इस दोनों मेथड से, तो आप क्या करना, ऑप्शन एलिमिनेशन का मेथड ट्राई करना। ऑप्शन एलिमिनेशन का मतलब ये नहीं कि ये जो 4 ऑप्शन जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है तो चारों को आप फिट करो इसमें, और उसके बाद एक के ऊपर एक नीचे लिखते जाओ और फिर देखो कौन से में पैटर्न बन रहा है, वैसे नहीं बोल रहा हूँ। किसी एक दो आप आंसर फिल इन द ब्लैंक में किसी एक दो टर्म्स को फिल करते जाओ, उसके बाद देखो कि कोई ऑप्शन आपका जो है उसमें अगर उससे अपोजिट आंसर दिया हुआ है, वो आंसर उसमें फिट नहीं हो रहा है, तो आप उसको सीधा एलिमिनेट कर देना। और ऐसे अगर आप तीन ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे तो आपको जरूर एक आंसर जो है करेक्ट आंसर मिल जाएगा। जनरली देखो क्वेश्चन पेपर में ना 40% ही लोगों को क्वेश्चन आता है, बाकी जो 60% है ना वो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कितने किसी भी टॉपर्स को आप देख लेना, वो यही बोलते हैं कि मैंने ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड को ट्राई किया। तो ये जो तुक्का नहीं होता, ये स्किल है जो आपको अंदर से डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो हम लोग ये क्वेश्चन में देखते हैं। CBA डैश DC डैश ADD डैश BAD डैश CB डैश DD।
तो देखो यहाँ पे क्या है, डी 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 के जस्ट बाजू में क्या दिया, ए दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप ए लिखोगे। तो जिस भी ऑप्शन में लास्ट, क्योंकि ये लास्ट है, सो ये लास्ट में अगर आपको ए नहीं रहेगा मतलब वो आप ऑप्शन आपको एलिमिनेट कर देना। तो यहाँ पे ऐसे कोई ऑप्शन है जिसमें ए लास्ट में नहीं है, हाँ बिल्कुल है, तो ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा, तो आप इसको एलिमिनेट कर दो। उसके बाद देखो और क्या दिया हुआ है, बी ए, बी ए के जस्ट पहले क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आप लिख दोगे, यहाँ पे आप सी लिख दोगे, ओके। और उसके बाद सी के जस्ट पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, सी के जस्ट पहले यहाँ पे आ रहा है डी, तो यहाँ पे सी के पहले जस्ट आ जाएगा डी। तो जिस भी आंसर में सी डी ए लास्ट के तीन नहीं होंगे वो ऑप्शन हट जाएगा। सो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या सी डी ए जिसमें ना हो, तो ये भी ऑप्शन हट गया, तो ये भी नहीं होगा आपका। अब बच रहे डी बी सी डी ए और बी डी सी डी ए, मतलब आपको पहला ऑप्शन चेक करना है कि पहला क्या होगा, तो फिर आपका आंसर मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे देखो सी बी ए, सी बी ए के बाद क्या लग रहा है, सी बी ए के जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सी बी ए, तो सी बी ए के बाद आ रहा है डी, तो यहाँ भी आ जाएगा सी बी ए के बाद डी। तो जिसमें ऑप्शन बी दिया हुआ है वो नहीं होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा डी। सो इस तरह आपने क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व नहीं किया, बट आपको आंसर मिल गया। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, जहाँ जो जो ऑप्शन आपको नहीं मिलते जा रहा है आपके आंसर के अकॉर्डिंग आप उसको हटाते जाओ और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, सो पी पी क्यू आर टी, पी क्यू क्यू एस टी, पी आर क्यू टी टी, पी एस क्यू यू टी। तो देखो ये वाले सीरीज में सब में लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, टी दिया है, टी दिया है, टी दिया है। तो जिस भी ऑप्शन में आपका टी नहीं दिया होगा आप उसको एलिमिनेट कर दो, यानी ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फर्स्ट टर्म सब में पी दिया हुआ है कैपिटल, तो आप उसको पी लिखोगे, ओके। सेकेंड वाला पी क्यू आर एस, तो नेक्स्ट वाला होना चाहिए कैपिटल टी, बट जो थर्ड वाला ऑप्शन है यहाँ पे कैपिटल टी नहीं है, तो उसको आप रिमूव कर दो। उसके बाद सब में दिया हुआ है क्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू। देन आर एस टी यू, तो यहाँ पे आ जाएगा वी, जिसमें वी नहीं दिया है आप उसको छोड़ दो, तो ये वाला छोड़ दो, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। सो इस तरह आपने क्वेश्चन पूरा तरह से सॉल्व नहीं करके हुए भी जो है ऑप्शन एलिमिनेशन करते हुए, ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। सो इस तरह से हमने आज जो है तीनों जो मेथड है सॉल्व करने के रिपीटेटिव सीरीज के क्वेश्चंस को हमने आज वो देखा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। So with this we end with our chapter alphabetic series। आज की क्लास में हमने क्या देखा, एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। रेपिटेटिव सीरीज के बारे में पढ़ा, रेपिटेटिव सीरीज और अल्फाबेटिक सीरीज में क्या डिफरेंस होती है, कि जो टर्म्स होते हैं अल्फाबेटिक सीरीज में वो न्यू आते जाते हैं, बट रेपिटेटिव सीरीज में उसी सीरीज वही जो टर्म्स होते हैं वो आपस में रिपीट होते रहते हैं, इसलिए उसको रेपिटेटिव सीरीज बोलते हैं। मेथड्स क्या क्या हमने देखे, पेयर फॉर्मेशन मेथड देखा, क्लस्टर मेथड देखा और ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड देखा। पेयर फॉर्मेशन में थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन वो किस लिए यूज होता है कि जब रेगुलर पेयर ऑफ इंटरवल दिए रहते हैं तब आप उसको पेयर फॉर्मेशन से सॉल्व कर सकते हो। काउंट करो नंबर ऑफ लेटर्स विद द फिल इन द ब्लैंक्स इंक्लूडेड, स्प्लिट करो उसके फैक्टर्स, जो भी नंबर आते हैं उसको उसके फैक्टर्स में, और चेक करो कि कौन सा फैक्टर उसमें फिट हो रहा है, और उसके बाद उसमें अकॉर्डिंगली आंसर आप फाइंड आउट करो। सेकंड होता है क्लस्टर मेथड, जिसमें जहां पे लार्जर चंक ऑफ नंबर आपको मिलता है आप उसका यूज करके बाकी जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको आप फिल करो, जो उसमें जो लेफ्ट राइट रहेगा एक दूसरे के वही चीज आप पूरा सीरीज में फिल कर देना, क्योंकि रेपिटेटिव सीरीज है तो वो उसमें बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। और थर्ड होता है कि अगर आप पेयर फॉर्मेशन और क्लस्टर मेथड दोनों नहीं बैठ रहे तो आप उसको यूज करोगे ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का। एक एक ऑप्शन आप चेक करते जाना कौन सा आपके फिल इन द ब्लैंक के हिसाब से नहीं बैठ रहा, जो भी नहीं बैठेगा आप उसको एलिमिनेट कर देना। सो ये थी पूरी हमारी रेपिटेटिव सीरीज और अल्फाबेटिक सीरीज की क्लास। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, सो मैं आपको वो बता देता हूँ। मुझे ये बताने में काफ़ी खुशी मिल रही है कि हमने आज 50 सब्सक्राइबर को जो है वो अचीव कर लिया है। हाँ, मैं बोल सकता हूँ कि आप लोगों कुछ लोगों को ये छोटा नंबर लग रहा होगा, लेकिन मेरे लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट अचीवमेंट काइंड ऑफ है। मैंने इतना जल्दी नहीं सोचा था कि ये होगा। धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं तो मुझे अच्छा भी लग रहा है, हमें पसंद किया जा रहा है तो, एंड आई लाइक कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो इसी अचीवमेंट पर मैं आपको ये अनाउंस करता हूँ कि कल से रात 8 बजे से हम आपके लिए मैथ्स की सीरीज जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, जहाँ पे आपका फर्स्ट लेक्चर जो होगा वो रहेगा परसेंटेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं चाहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस लेक्चर को देखें, क्योंकि यहाँ से आपका क्वांट शुरू हो जाएगा, और क्वांट में जो सबसे बेसिक चैप्टर है वो परसेंटेज होता है, जो हर एक
अलग अलग चैप्टर में आपको यूज मिलने वाले हैं, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, प्रॉफिट लॉस हो, कहीं भी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज, जो बेसिक रोल जो प्ले करने वाला है वो होता है परसेंटेज। सो बिल्कुल मिस आउट मत कीजिएगा। कल से रात 8 बजे आपको मैथ्स की जो है एप्टीट्यूड की जो वीडियोस है वो मिल जाएंगी। सी जो रीजनिंग का लेक्चर है वो 6 बजे जो आपको आते हैं वो मिलता रहेगा। साथ में हमने 8 बजे से, क्योंकि हमारे 50 सब्सक्राइबर जो है, नॉट 50K बट 50 सब्सक्राइबर हमारे अचीव हो गए हैं, उसी मैंने डिसाइड किया था कि जिस दिन 50 हो जाएगा उस दिन मैं मैथ्स का लॉन्च कर दूंगा कोर्स। तो कल से हम ये स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही जैसे जैसे हमारे माइलस्टोन्स अचीव होते जाएंगे, हमारी फैमिली बढ़ती जाएगी, हम धीरे धीरे कोर्स लेते जाएंगे। नेक्स्ट जो कोर्स आएगा वो आएगा इंग्लिश का, जब हमारे 200 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। ठीक है, सो विद दिस हम आज की क्लास को एंड करते हैं। जो भी आपको डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना हो, मुझसे कुछ सजेशन देना हो, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। इस लेक्चर का नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। So with this, I would like to say thank you, good day and goodbye.